दोस्तों, बंगाल की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ती जा रही है। किसी के सिर में गोली लगती है, सड़कों पे हिंसा होती है, मॉब बाहर निकलती है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि खुला एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है पूरे बांग्लादेश में। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा उस्मान हुदी, जिसकी सर पे गोली लगी थी और उसके बाद उसको सिंगापुर ले जाया गया था और वहां उसकी मौत हो गई। अच्छा, मौत के बाद पूरी बांग्लादेश की जेंजी सड़क पे आ गई कि इंडिया ने करा दिया, इंडिया ने करा दिया, इंडिया ने हमला करा दिया, क्योंकि वो एंटी एंटी इंडिया था। अरे भाई, आपकी तो पूरी जमात और पूरा देश ही एंटी इंडिया है, तो क्या इंडिया पूरे देश को मरवा रहा है? सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है, उसको तो नहीं मरवाया। और जो छात्र नेता है, अब देखिए, एक को गोली लगी, अब नाम भी सामने आ गया उसका। जिसको गोली लगी उसको पता होगा, आपको इंकलाब मंच का ये स्पीकर था। और उसको मारने वाला कौन था? फैजल करीम मसूद, ये किलर था। और उसका एक और साथी था, कौन? आलमगीर। अब ये नाम कैसे सामने आ गए? आपने हिंदुओं को मार दिया, 1700 घर जला दिए, 20 मंदिर फूक दिए। उसके बाद अब आपको पता चला यार इसमें तो इंडिया का हाथ ही नहीं था। कमाल है। आप एक बार सोच के तो देखिए कि आपने एक बंदे को, दीपचंद को, आपने उसके रिटेलिएशन में मारा। अब चाहे आपकी गवर्नमेंट बोले कि नहीं वो रिटेलिएशन नहीं था, वो एक अलग केस था, लेकिन वो अलग केस नहीं था। अलग केस होता तो वो पहले होता, बाद में क्यों होता? और दूसरा कि जब पब्लिक के अंदर गुस्सा था इंडिया के अगेंस्ट में, वो निकला उस शरीफ आदमी के अगेंस्ट में। और दीपचंद ने क्या बोला था दोस्तों? उन्होंने इतना ही बोला था कि सब ईश्वर समान है, और इसमें ही ब्लसफेमी हो गई। उसके बाद उसके दोस्तों ने भी कहा है कि नहीं, उसने कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई उसकी फेसबुक में कोई पोस्ट गलत नहीं थी। उसके बाद भी उसको मार दिया गया उसके दोस्तों के द्वारा। तो क्या ये रिटेलिएशन नहीं था? अच्छा जी, उसके बाद आप ये सोचिए कि ये जो मर्डर है मकसूद, फैसल करीम मसूद, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था कि कल बहुत बड़ी घटना होने वाली है कुछ, और पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। और कहने वाले तो ये भी बोलते हैं कि शायद हुदी, देखिए जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि ये फैजल करीम मसूद, ये भी एक स्टूडेंट लीडर था, कि इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ उसने बोल दिया था या कुछ मैसेजेस गलत दे दिए थे। देखिए, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, मैं तो जो एक्स पे लिखा हुआ है और जो प्रूवन है वो चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, चलिए, एक मार दिया, उसके बाद दूसरे नेता को मार दिया, स्टूडेंट लीडर को। उसके तो एक कान से गोली निकली, दूसरे से निकल गई। कल को यही हो जाएगा कि ये भी मर गया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा रहेगा? आप कहते हैं वो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन स्टेबल है। चलिए, उसके बाद देखिए, शेख हसीना ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें शेख हसीना ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये जिन जो बाहर आ गया है, ये अब अंदर वापस जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मोहम्मद यूनिस का भी अब हाथ नहीं है। उसी ने शुरुआत की है, इस पूरे कांड की शुरुआत मोहम्मद यूनिस ने की है कि इलेक्शन टल जाए, और अपने आकाओं से कहने के कारण उसने शुरू किया, लेकिन अब जिन बोतल से बाहर आ गया है। अब उसके हाथ में भी मुझे लग रहा है कि कोई चीज है नहीं, और एकदम से जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से लॉलेस हो गई है। और शेख हसीना ने यही बोला कि भाई, मैं 2024 में आई थी इंडिया, उसके बाद से बांग्लादेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। सड़कों पे मॉब्स, पार्लियामेंट में तोड़फाड़, न्यूज़पेपर जलाए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है दोस्तों, जो कल तक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, अब फ्री फॉल में है। और ये टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था क्यों? इंडिया ने बनाया था। इंडिया ने अपने जो बिजनेस है उसको सब्साइड किया था कि बांग्लादेश आगे जाए। और अब जब इंडिया भी पैरेलल में आ गया है, तो बांग्लादेश कंपटीशन नहीं कर सकता हिंदुस्तान से, इसलिए वो फ्लो में है, डाउनफॉल में है। ये
बहुत बड़ा रीजन है डाउनफॉल का बांग्लादेश में, क्योंकि अब देखिए बांग्लादेश में टेक्सटाइल का बिजनेस था वो खत्म हो गया या बहुत कम हो गया। स्टूडेंट ना खाली स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। अरे भाई चिंता तो उसको होगी ना जिसको शाम को खाना खाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, घर खरीदना है। बांग्लादेश में तो लोगों को अब चिंता है कि रात में बचेंगे कैसे, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हिंदू अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पे हैं, नेता कोई है नहीं। अब ये तो आप ये देखिए कि ये तो स्टूडेंट लीडर थे, बीएनपी के एक लीडर के 7 साल की बेटी को मार दिया। और दीपचंद की जो हत्या हुई है उसमें दिखावे के लिए उन्होंने 7-8 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उसके आगे आप देखिएगा कुछ दिनों में सातों छूट जाएंगे, क्योंकि वो मास था, हजारों लोग थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद एक और आदमी को मार दिया, उसका नाम भी गोविंद था। सॉरी, मारा नहीं, वो बच गया। गोविंद को भी पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन गोविंद तो बच गया, लेकिन ये दीपचंद को पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन पब्लिक ने छुड़ा के उसको मार दिया। और यहां मैं एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने भर्त्सना की है कि उस्मान हादी को मार दिया गया, और जर्मनी का फ्लैग बांग्लादेश में हाफ फुल था। इसका मतलब वो एक राष्ट्रीय शोक उन्होंने मनाया। लेकिन दीपचंद को, जिसको हजारों की भीड़ ने पहले मारा, नेकेट किया, उसके बाद उसके बॉडी को जलाया, लटके हुए बॉडी को जलाया, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। यहां पे क्या ओनली मुस्लिम लाइफ मैटर्स है क्या? हिंदुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है? आप किसी को जला के मार देंगे और एक आदमी भी बोलने वाला नहीं है, एक कंट्री भी बोलने वाला नहीं है। केवल हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं, जैसे कलकत्ता में आज प्रदर्शन हुआ वीएचपी का, कुछ लोग बोल जरूर रहे हैं, इंडिया में कई सिटीज में हो रहे हैं, लेकिन उससे होता क्या है? एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या बांग्लादेश मान जाएगा? आप भर्त्सना कर दी हमने, बड़े कड़े शब्दों में निंदा कर दी। अरे इससे क्या होगा निंदा करने से? जब तक कि आप कोई डायरेक्ट कदम नहीं उठाते हैं, तब तक केवल ये कहने से कि हम रिग्रेट करते हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं होगा। रिग्रेट तो आप हमेशा करते हैं। जब 1700 मंदिर टूटे थे बांग्लादेश में पिछले साल, 15,000 घर हिंदुओं के खत्म हो गए थे, तो भी आपने रिग्रेट की थी। और इंडिया गवर्नमेंट ने फिर वही किया था। हम स्थिति को देख रहे हैं, हम कोई एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? कि हम ये लिखेंगे कि अब जो है वो पानी सर से ऊपर उठ रहा है और हम देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। यहां पे एक बात और है दोस्तों, इस वक्त हमें कुछ करना चाहिए भी नहीं। ये वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बाहरी ताकतें लगी हुई है कि किसी तरीके से इंडिया कोई एक्शन ले। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मैं बोलता हूं कि इंडिया ट्रैप में फंस गया था पाकिस्तान के। वो चाह रहे थे इंडिया कोई एक्शन ले, इंडिया ने एक्शन लिया। किसी कंट्री ने इंडिया का ओपनली साथ नहीं दिया था। सेम कंडीशन यहां होगी कि अगर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कोई डायरेक्ट एक्शन लेता है तो कोई भी कंट्री इंडिया के साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि केवल इंडिया को गालियां देना और ये कह देना हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप कहते हैं आईएसआई के लोग पाकिस्तान में आके मीटिंग्स करते हैं, पाकिस्तान की नेवी के लोग आते हैं और चिकन नेट में बैठ के वहां पे मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग करने में क्या होता है? कोई 2 कंट्री कर सकता है, आप अटैक तो ना कर सकते हो। और अगर आप कहते हैं दीपचंद को मार दिया इसलिए हमने कोई एक्शन ले लिया, दीपचंद तो बांग्लादेशी नागरिक है, उसमें आपका क्या है? वो सडनली इंडिया में डालेंगे कि देखिए इंडिया के साथ क्या हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने आज बोला ना कि ये तो रिटेलिएशन है। दीपचंद की जो डेथ हुई है, जो उसका मर्डर हुआ है, वो रिटेलिएशन है जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। इंडिया में कितने मुसलमानों को जला दिया गया भाई? दिग्विजय सिंह साहब, एक भी ऐसा केस बताइए जिसमें कि आपको मारने के बाद किसी आदमी को जला दिया गया हो, हिंदुओं ने जला दिया हो किसी मुसलमान को। एक केस ऐसा बताइए।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने ऐसे केस होंगे जो कि पब्लिक नॉलेज में आए ही नहीं है, जो कि इतने बड़े केस बने ही नहीं है। 10 आदमी ने मिलकर एक बंदे को जला के मार दिया, पता भी नहीं चलेगा किसी को, जब तक कि वहां पे हजारों की भीड़ ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो मोहम्मद यूनुस एक तरीके से आईएसआई के साथ मिलके, सीबीआई के साथ मिलके, डीप स्टेट के साथ मिलके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया को तगड़ा रिटेलिएट करे, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया था। फिर सबको बहाना मिल जाता है इंडिया की प्रोग्रेस को रोकने का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि इंडिया को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इस समय एक्शन नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन देखनी चाहिए। चाहे आपको बुरा लग रहा हो अंदर से, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी अकलमंदी भी ऐसी दिखानी चाहिए। और जो भी इनका एक नेटवर्क है, जो है मोटो है, वो मोटो को फेल करना है। और मोटो क्या है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन। अब देखिएगा, अभी 2 नेताओं को गोली लगी है, हो सकता है 2 या 3 को और लगे। अभी तो पूरे 2 महीने बाकी है। 2 महीने तो शायद नहीं बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। अभी देखिए उसमें क्या होता है। और भी कुछ करेंगे जिससे इंडिया अनसेटल हो, टारगेट करेगा इंडिया को। और किस लिए करेगा कि जो एक मेन बॉटम लाइन है कि यूएसए की जो हेजमनी है वो कायम रहे। चाइना से वो लड़ नहीं सकता आज के दिन में। दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसको हिंदुस्तान दिखाई देती है कि अगर हिंदुस्तान पे उसकी हेजमनी हो गई, पाकिस्तान तो वैसे ही उसका टट्टू है, लेकिन अगर हिंदुस्तान पे हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर फिर चाइना भी लाइन पे आएगा। इसलिए एक तरीके कहते हैं ना, पूरी कायनात इंडिया को नीचे दिखाने के लिए लगी हुई है, क्योंकि राजा ऐसा बोल रहा है। राजा कौन है आज की दुनिया में? वर्ल्ड का राजा ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप है। ये पूरी उसी की चाल है एक तरीके से इंडिया को डाउन करने के लिए, इंडिया को अपने जितने भी नेबर्स हैं उनसे अलग करने के लिए। लेकिन इंडिया को बहुत समझदारी के साथ इस वक्त काम लेना पड़ेगा। और जो भी हमारे इंडियन एम्बेसी पे और डिप्लोमेटिक मिशंस पे जो अटैक्स हो रहे हैं, आप उनको बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। क्या जरूरी है? अरे यार, यहां से कौन बाहर जा रहा है? इंडिया से कौन जा रहा है? बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश से इंडिया आ रहे हैं उनको भी बंद करो भाई। बांग्लादेश ने इंडिया में जो कॉन्सुलेट है वो बंद कर दिया, बहुत बढ़िया। इंडिया में किसी को जाना ही नहीं वहां। और जो बांग्लादेश में है उसको भी बंद कर दो इंडिया। जो मेडिकल टूरिज्म के लिए आने वाले हैं वो मना करो उनको, भैया अभी मत करो, 1-2 साल के बाद इलाज कराओ, नहीं तो अपने दोस्त पाकिस्तान के पास चले जाओ, वहां पे अपने इलाज करा लो। क्या फर्क पड़ता है? और शेख हसीना ने देखिए बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि इंडियन की जो कंसर्न्स हैं इस वक्त, जो वाकई बहुत बड़ी कंसर्न्स हैं, दे आर जस्टिफाइड। और ये सच भी है कि आप ये सोचिए कि आपके पड़ोस में इतना बड़ा कयास हो तो यार आपको चिंता तो होगी। पब्लिक पूरी सड़क पे है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। और आज मैं एक बात आपको लिखवा के ले लो दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान बना के छोड़ेगा। ये मेरी बात काट कर बांध लीजिए। बांग्लादेश अगर आज उसको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्या चीज है, तो दूसरा अफगानिस्तान बनेगा। अफगानिस्तान में आया था अमेरिका, बांग्लादेश में जाएगा इंडिया। आज नहीं जाएगा तो साल भर बाद जाएगा, साल भर बाद नहीं तो 2 साल के बाद जाएगा, लेकिन जाएगा, जरूर जाएगा। अगर ये सिचुएशन रही तो एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पे ऐसे ही रहा तो, क्योंकि देखिए पूरा बांग्लादेश डिपेंडेंट है इंडिया पे, ट्रेड पे, एनर्जी पे, ट्रांजिट पे, सब पे। तब वो ऐसी हरकत कर रहा है, इसका मतलब है कि दैट इज सम, जो इसको कहते हैं कि डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट बैठाया है उसको, यूनेस्को ये काम करने के लिए। अब यूनेस्को भैया बैठाया किसने, हमको ये कोई बताए? वो खुद बोलता है स्टूडेंट्स ने बनाया। अबे स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई करना होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, फॉरेन पॉलिसी चलाना होता है।
या ये काम करना होता है, सड़कों पे आना होता है। शेख हसीना बिल्कुल सही बोलती है दोस्तों कि यूनिस का इलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई मैंडेट भी नहीं है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये रेगुलरली चलती रहेगी। और इंडिया का जो कंसर्न है वो जायज है। और इंडिया ने, मैं तो कहता हूं कि इंडिया जितनी भी एम्बेसी वगैरह है वहां पे वो परमानेंट बंद करे यार, अपने लोगों को बुलाए, वीजा देना बंद करे। पागल है वो लोग। भीड़ तंत्र चलता है, जहां भीड़ तंत्र चलता है वहां पे सभ्य आदमियों की जगह नहीं है दोस्तों। और ये जो इनस्टेबिलिटी है वो कब तक रहेगी हमें पता नहीं है। जब तक नहीं आती तब तक भाई साहब, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती है तब तक जो है आप उनसे दूरी रहिए, जब तक वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती है। मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है इसमें दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो बांग्लादेश में प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।